थैंक यू मुकेश एंड गुड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल, मैं एक शराबी हूँ। और हम अभी तक पढ़ रहे थे पिछले 5-7 दिनों से कि कैसे यूएसए के अंदर यानी कि अमेरिका में ए का प्रचार हुआ, उसका फैला हुआ मैसेज स्प्रेड हुआ विभिन्न शहरों में। मुख्य शहर जितने थे यूएसए और कनाडा के, वहां पे ए कैसे पहुंचा, कौन वो शख्सियत थी, कुछ अल्कोहलिक कुछ नॉन अल्कोहलिक जिन्होंने वहां पे ए का मैसेज पहुंचाया और एक की बुनियाद वहां पे बोई और वहां पे स्थापना करी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप की, मीटिंग्स की, प्रोग्राम की। और कैसे शराबी वहां जुड़ते रहे, उपचार होता रहा उनका, और ए ने अपनी जड़ें मजबूत करी अमेरिका में। अब हम चलते हैं थोड़े से विश्व भ्रमण में और दुनिया की सैर करने के लिए। These tales brought Lewis and me wonderful recollections of our 6 weeks journey abroad in 1950 1950 में, यानी कि सेंट लुइस कन्वेंशन से 5 साल पूर्व लुइस और बिल विश्व भ्रमण के लिए निकले थे 1950 में, 6 हफ्तों के अरसे के लिए। और उनके जो वहां तजुर्बे थे, वहां पे उन्होंने जो देखा, वहां जो उन्होंने विश्व भर में एक कैसे फैल रहा था, कैसे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था विश्व के अन्य देशों में, उसके बारे में विवरण किया है। खासतौर से यहाँ पे यूरोप के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो कहता है कि वी कुड रिमेम्बर द हीटेड आर्ग्यूमेंट्स between the Swedes of Stockholm and the Swedes of Göteborg। अब स्वीडन एक कंट्री है यूरोप में, नॉर्दर्न यूरोप में, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। और पूरी जो कंट्री है, तो सुमेश जो सुमेश गॉट इज मैप आउट, आप देखोगे कि स्टॉकहोम जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे है स्वीडन के, पूर्वी तट पे, और पश्चिमी तट पे है गॉटेनबर्ग। पूरी ये जो कंट्री है, स्वीडन से अगर ट्रेन से हम जाए एक सिरे से दूसरे तरह तक, तो मुश्किल से 2-3 घंटे का रास्ता है। किलोमीटर में बोले तो 450 किलोमीटर में पूरी कंट्री खत्म हो जाती है। तो ये स्टॉकहोम के बिल्कुल ईस्टर्न साइड में है और गॉटेनबर्ग वेस्टर्न साइड में है। तो इन लोगों के बीच में, जैसे कि होता है ना कि अगर ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो तो थोड़ा सा मतभेद में, थोड़ा सा कल्चर में, थोड़े से रहन सहन में, तरीकों में, दृष्टिकोण में, विचारधारा में फर्क होता है। कोई भी देश देखे हम, अगर अपना देश भी देखे हम, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न, अगर कोई कलकत्ता में रहता हो तो कोई बम्बई में रहता हो, तो भाषाएं अलग हैं, खान पीन अलग है, सोचने का तरीका अलग है, रहन सहन अलग है। ऐसे ही स्वीडन में था। तो यहाँ बता रहा है वो कि स्टॉकहोम एंड द स्वीड्स ऑफ गॉटेनबर्ग over whether A should be based on the Stockholm's 7 steps or America's Twist। ये एक विवाद का इशू कि उन्होंने अपना 7 कदम का प्रोग्राम बनाया था, उस पर चले, या फिर जो अमेरिका में चला रहा था 12 कदम का प्रोग्राम, उस पर अमन करें। तो ये थोड़ा वाद विवाद का इशू था। We recalled meeting the founder of the wonderful group in Helsinki। अब हेलसिंकी पहुंचना, फिनलैंड, ये भी स्कैंडिनेवियन कंट्री है फिनलैंड, उसकी राजधानी है हेलसिंकी। और वहां पे एक ग्रुप तैयार हो गया था। We could still see the Danes at Copenhagen, and the Ringering wondered whether A or Antabuse was their answer। अब पहुंचते हैं वो डेनमार्क में, और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। और कोपेनहेगन में वो कह रहा है कि वहां पे एक वाद विवाद का विषय ये था कि जो अल्कोहलिज्म की यानी कि शराबीपन की समस्या थी, उसका जो उपचार था वो क्या अल्कोहलिक्स एनोनिमस था या एंटाब्यूज था। एंटाब्यूज मतलब दवाई के द्वारा शराबीपन को रोका जा सकता था। और एंटाब्यूज की मेन दवाई होती थी, एक दवाई जिसका नाम था डिसल्फिरम। डिसल्फिरम एक दवाई थी जिसको खाने से, हमने यहाँ भी देखा, यहाँ भी कुछ मैंने इश्तिहार देखे इसके, कि डिसल्फिरम एक दवाई है जो खाने में मिला के शराबी को दे दी जाती है। और अगर वो दवाई का सेवन कर ले तो उसके बाद अगर शराब पिएगा तो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे उसको एलर्जी हो जाती है कि वो शराब जो है उससे पी नहीं जाती। उसके साइड इफेक्ट्स इतने होते हैं कि वो शराब पी नहीं पाता है। लेकिन इस दवाई से शायद ही किसी की शराब पूर्ण रूप से छूटी होगी। कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए आदमी छोड़ देता है क्योंकि वो इफेक्ट्स से परेशान होता है। लेकिन ये कोई लंबा उपचार नहीं है, ये कोई स्थायी सोब्राइटी प्राप्त करने का तरीका नहीं है ये दवाई।
तो यहाँ पे एक ये वाद का इशू था डेनमार्क में कि क्या ए को अपनाया जाए या ये दवाई से काम चल जाएगा. वी रिमेम्बर्ड हैंक क्रॉविल. हैंक क्रॉविल एक इन हुज होम वी वर गेस्ट वाइल इन हॉलैंड. हॉलैंड में इसके मेहमान बन के रहते बिलो लुइस. हैंक क्रॉविल की, हैंक क्रॉविल की तस्वीर यहाँ पे आई है. और हैंक एक सोशल वर्कर था, नॉन अल्कोहलिक, एंड वाज एंगेज्ड बाय द सिटी ऑफ एम्स्टर्डम टू सी व्हाट ही कुड डू फॉर द ड्रंक्स देयर. और उसको एम्स्टर्डम में, हॉलैंड में कंट्री है, वहां के जो सरकार थी उसने उसको नियुक्त किया था, एक सोशल वर्कर को जिसका नाम था हैंक क्रॉवेल, कि वहां पे शराबीपन की जो समस्या थी उसके बारे में कुछ करने के लिए, क्योंकि ये समस्या गंभीर थी. वो चाहते थे कि वहां पे लोगों का उपचार हो, लोगों को मदद मिले. तो इसको नियुक्त किया गया उस कार्य के लिए. ही हैड बीन एबल टू डू वेरी लिटिल. और बहुत कम कर पाया था, कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाया था, जब तक एक दिन ही रैन अक्रॉस एज 12 स्टेप्स. एक 12 कदमों के साथ उसका सामना हुआ. कैसे हुआ ये नहीं लिखा, लेकिन हो सकता है कि कोई मैगजीन में या कोई पैम्फलेट से या वर्ड ऑफ माउथ से उसको मैसेज मिला एक के 12 कदमों का. और उसने तुरंत क्या किया कि ट्रांसलेटिंग देम इनटू डच, अपनी भाषा में यानी कि डच भाषा में उसको ट्रांसलेट किया, उसका अनुवाद किया. he handed them to some of his some of his charges. Some of his charges मतलब वो लोग जो उसकी मदद कर रहे थे. ये भी मतलब हो सकता है कि वो लोग जो शराबीपन से पीड़ित थे, जिनका वो उपचार करना चाहते, उनको ये 12 कदम उसने दिए अध्ययन के लिए. टू हिज astonishment, several tough cases went by. तो बड़े कड़े शराबी थे जो बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत ही गंभीर स्थिति अवस्था थी जिनकी. That's why using the word tough cases went dry. सोबर हो गई. And by the time we arrived, he could show us plenty more. और ये तो शुरुआती दिनों की बात है. और 1950 में जब तक ये लोग गए तो बहुत सारे उसने वहां पे शराबी थे जो रिकवरी में थे, जिनका उपचार या तो हो गया था या हो रहा. ए वॉज सॉलिड इन द नेदरलैंड्स एंड वेंट ऑन इट्स वे. ए की बुनियादें, जड़ें मजबूत हो गई थी नेदरलैंड्स में, और रास्ते पे चल पड़े थे ये और प्रगति की तरफ इस क्षेत्र में. Our great friend Hank Crowell has since become one of Europe's leading authorities on the total alcoholic problem. और पूरे यूरोप में ये एक इनकी मिसाल दी जाती है और इनकी बात सुनी जाती है. ये एक प्रतिष्ठित सदस्य है उस अभियान के जो शराबीपन की समस्या में निजात पाने के लिए लोगों की मदद करती है. यानी कि अल्कोहलिक प्रॉब्लम जो पूरे यूरोप में है, पूरे यूरोप में ये एक ऐसी शख्सियत है जिनके साथ संपर्क करके, जिनके साथ काम करके ये पूरे यूरोप में कहीं भी अल्कोहल प्रॉब्लम हो तो इनको इनसे संपर्क किया जाए. आगे बढ़ते हुए पेरिस में वी फाउंड सेवरल स्कैटर्ड अमेरिकन एज हु एक्टेड मोस्टली एज रिसेप्शन कमिटी फॉर ए ट्रैवलर्स, सम ड्राई एंड सम इन डीप ट्रबल. अब हम फ्रांस जाते हैं. फ्रांस की राजधानी, जैसे सबको पता है, पेरिस है. अब फ्रांस जो है वो थोड़ी सी अलग सी कंट्री है शुरुआत से. जो लोग फ्रांस गए हैं वो परिचित होंगे. मैं फ्रांस गया हूँ 2 दफे. फ्रेंचमैन जो है वो थोड़े से अलग थलग से रहते हैं. वो यूरोपियंस के साथ भी ज्यादा नहीं घुलते हैं, मिलते हैं, और अमेरिकन के साथ भी. उनका अपना एक दृष्टिकोण है लाइफ का, अपना रवैया है. वो ज्यादातर अपनी ही भाषा का प्रयोग करते हैं, ज्यादा मिलते जुलते नहीं लोगों से. अगर मैं फ्रांस जाके किसी से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करूं तो वो मेरे को ठीक से जवाब नहीं देगा, वो चिढ़ेगा मेरे से. अगर मैं हिंदी में पूछूं उससे ना कि मेरे को भैया ये बताओ कि कौन सी ट्रेन कहाँ से जाती है, हिंदी में पूछूंगा ना मैं, तो वो मेरे से साथ से संपर्क करने की कोशिश करे, मेरे से बात करेगा. लेकिन यही बात मैं उससे इंग्लिश में पूछूं ना तो ही विल नॉट रिस्पॉन्ड, ही विल स्नब मी ऑफ. आइडियली वो चाहता है कि मैं अगर फ्रांस में हूँ तो फ्रेंच जानूं और फ्रेंच में ही बात करूं. तो थोड़े से अलग से लोग हैं. और तो इनके लिए ये अमेरिकन 12 स्टेप स्वीकार करना ना थोड़ा सा मुश्किल था. वो सहमत थी. लेकिन एक अमेरिकन ट्रैवलर्स थे, जो लोग अमेरिका जाते थे किसी काम के सिलसिले में, किसी व्यवसाय के सिलसिले में, या ऐसे ही घूमने के लिए. तो वो जब वहां पे जाते थे, वहां बसते थे फ्रांस में, पेरिस में, कोई और फ्रांस के अन्य शहर में. तो वो जो आते थे अमेरिकन वहां पे, जो
शराबीपन से पीड़ित थे, उनकी वो एक रिसेप्शन कमेटी थी, यानी कि उनका बस स्वागत करते थे, उनके वहां मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते थे, तो वहां तक सीमित था। फ्रेंचमैन एज सच, जो नेटिव्स थे फ्रांस के, वो प्रोग्राम में ठीक से उस टाइम शामिल नहीं हो रही। द फ्रेंचमैन ऑफ पेरिस वाज स्टिल प्रीटी शाय अबाउट ए, यानी कि उनको शर्म आती थी ए के बारे में बात करने, या ए के बारे में। एंड दे वर possessed of the wonderful rationalization that wine was not liquor and at all and was therefore quite harmless. तो ये बात को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थी कि वाइन जो है वो शराब है। वाइन तो शराब होती नहीं है, और शराब नहीं होती है तो हानिकारक नहीं है, इसलिए वो तो छक के पी सकते हो। तो अगर वो वाइन पी रहे हो तो शराब से दूर हो गए, अब तो सिर्फ वाइन पीते हैं। ये रिकलेक्शन थी, और ये किसी हद तक रिकलेक्शन मुझे भी हुई थी जब मैं शराब छोड़ने जा रहा था। ए के साथ संपर्क में नहीं था, लेकिन जब डॉक्टर ने बोला था, मेरे को ब्रेन अटैक हुआ था कि शराब बिल्कुल बंद कर दो, तो मैंने कहा शराब बंद करने को बोला उसने, वाइन तो मैं पी सकता हूँ यार, वाइन शराब नहीं होती। और मैंने कम से कम ज्यादा नहीं 3-4 हफ्ते सिर्फ वाइन पी। बड़ी महंगी पड़ी यार, बहुत महंगी पड़ी। इस महंगी इसलिए पड़ी क्योंकि वाइन पीनी है तो भैया सस्ती वाइन तो पीनी नहीं है, अच्छी वाइन पीनी है। और वाइन से जो मेरे को नशा जो मिलता था वो तब मिलता था जब मैं कम से कम 2-2.5 बोतल पीता था। कम से कम 1500 रुपए की वाइन और कम से कम 2-2.5 बोतल पीनी, आप सोच सकते हो कितनी भारी ये बर्डन था मेरी जेब के ऊपर। लेकिन मैंने कई दिनों तक इसका फॉलो की प्रैक्टिस, ओनली वाइन एंड द बेस्ट ऑफ वाइन ऑब्वियसली। तो चाहे वो मैं बोतलें खरीद के घर लाता था या कहीं जाता था तो वाइन ऑर्डर करता था, पैसे बहुत लगते थे। लेकिन मैं इस भ्रम में था, इस भ्रम की यहाँ बात कर रहा है बिल डब्ल्यू, कि वाइन शराब नहीं होती और वाइन तो पी सकते हैं। और मैंने अपना काम भी चलाया वाइन पी के 3 हफ्ते, मेरे को जरूरत नहीं पड़ी शराब पीने की, वाइन से मैं खुश था। लेकिन पीनी बहुत पड़ती थी यार, मतलब 2-2.5 बोतल तो कम बोल रहा हूँ, 2-2.5 बोतल में पूरा दिन नहीं निकलता था मेरा, ज्यादा पीनी पड़ती थी इवेंचुअली थ्रू आउट द डे टू गेट द सेम किक, टू गेट द सेम ईज एंड कंफर्ट एज विलियम सिल्कवर्थ पुट्स इट। वो ईज एंड कंफर्ट जो शराब से मिलती थी, वो ईज एंड कंफर्ट जो मेरे को 3-4 या 5-7 विस्की के पैगों से मिल जाती थी, वाइन की मेरे ख्याल से 3-4 बोतलें पीनी पड़ती थी, तब वो ईज एंड कंफर्ट मिलती थी। तो एनीवे फ्रेंच का ये वो भ्रम था कि वाइन शराब नहीं होती है। तो फ्रांस में जो था ओवरऑल, ए का कॉन्सेप्ट और ए की जो एक धारणा थी वो अलग। अब हम पहुंचते हैं लंदन एंड लिवरपूल, इंग्लैंड पहुंच गए हम जी। लंदन एंड लिवरपूल वी मेट मेनी वेरी एनोनिमस इंग्लिशमैन, वेरी एनोनिमस, अंडरलाइंड पॉइंट टू बी नोटेड। इंग्लिशमैन भी थोड़े से स्नॉबिश होते थे उस टाइम पे, आज भी हैं, आई एम नॉट गेटिंग पॉलिटिकल बट स्टिल। तो वो एनोनिमिटी का ज्यादा ही कुछ ध्यान रखते, किसी को पता नहीं चलना चाहिए यार, मतलब वो ये सोच होते हुए तो चाहते थे घर में भी पता नहीं हो किसी को कि मैं एक ही मीटिंग कर, तो बहुत छुप छुप के करते थे काम एक का वो। इन दोज डेज द मीटिंग्स हैड अ डेफिनेट पार्लियामेंट्री एटमॉस्फेयर, बड़ी फॉर्मल मीटिंग्स होती थी, पार्लियामेंट्री एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सलीके से काम हो रहा था जैसे कि पार्लियामेंट में होता है, विधि विधान के साथ, इंक्लूडिंग अ गैवल which was struck at appropriate moments. गैवल, गैवल वो छोटा सा लकड़ी का थोड़ा जो होता है ना जजों के पास कोर्ट में, या आपने देखा होगा वो हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा के साथ भी के पास भी होता है, जब बहुत ज्यादा शोर मच रहा होता है या आउट ऑफ ऑर्डर जा रहा होता है, वो ऑर्डर ऑर्डर करके वो गैवल जो है वो बजाता है अपनी टेबल पे। फिल्मों में भी बहुत देखा होगा हमने, वो उसको गैवल बोलते हैं, वो छोटा सा लकड़ी का हथौड़ा जो होता है। तो वह गैवल लेके बैठता था स्पीकर और ऑर्डर ऑर्डर करता था, और मतलब मीटिंग का संचालन करने के लिए उसका उपयोग करता था। तो इस तरह से मीटिंग होती थी इंग्लैंड में। Of course, the Irish A was everything we expected and more. और आयरलैंड पहुंचने अब, और आयरलैंड के ए में भी सब कुछ था जो जिसकी हमने एक धारणा रखी थी, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, अपेक्षा रखी थी जिसकी, वो सब कुछ था वहां पे। द साउथ ऑफ आयरलैंड एज एट डबलिन वर ऑन मोस्ट जीनियल बेसिस विद द नॉर्थ आयरलैंड एट बेलफास्ट। अब डबलिन आयरलैंड की हिस्ट्री है, साउथ आयरलैंड नॉर्थ आयरलैंड देश एक था लेकिन अलग अलग विचारधाराएं थी, अलग अलग लोग थे एक बार फिर। और साउथ ऑफ आयरलैंड में डबलिन शहर है और नॉर्थ ऑफ आयरलैंड में बेलफास्ट शहर है।
और डब्लिन और बेलफास्ट के जो लोग थे, निवासी थे, और जो ए के सदस्य थे, दे वर ऑन मोस्ट जीनियल बेसिस, यानी कि आपस में उनके दोस्ताना था, आपस में उनके ए के प्रिंसिपल्स को, ए के सिद्धांतों को लेकर सहमत थी. Despite an occasional burst of rock throwing among their compatriots in the streets, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत वाद विवाद होता था, पत्थरबाजी होती थी, पत्थर फेंकते जाते थे एक दूसरे के प्रति, क्योंकि एक एक हिंसक कलेश तो रहता था नॉर्थ साइड और साउथ साइड, इसीलिए बाद में वो दो देश बने. लेकिन ए का जहां तक सवाल था, वो ये कह रहा है कि दे वर ऑन मोस्ट जीनियल बेसिस, यानी कि दोस्ताना था, एक दूसरे से सहमत थी और मिलजुल के काम. We watched as the seeds of A pushed up their sprouts in Scotland. स्कॉटलैंड में की बात कर रहा है वो. स्कॉटलैंड में भ्रमण करते हुए देखा कि वहां पे ए के बीज बोए गए और वो इसमें फल फूल निकल रहे थे. And we encountered Scottish hospitality. We knew for sure that the Scotsman A is neither penurious nor dour. यानी कि स्कॉट्समैन जो थे, वो स्कॉट्समैन जो कॉलिक थे, वो ना तो देवर ए इज नाइदर पेनूरियस नॉर डेनो, यानी कि ना तो गरीब थे ना वो मायूस थे, खुश थे. वो इस बात को लेके खुश थे, वो ना मायूस थे ना गरीब थे, ना दरिद्रता का सामना कर रहे थे ना मासूमियत का, और वो अपने राह पे अग्रसर हो रहे थे ए के प्रचार. ये कुछ उनकी अनुभव से. यूरोपियन कंट्रीज हमने लगभग सारी कवर कर दी हैं जहाँ पे वो घूमे थे, बिल और लुइस, और उन्होंने देखा था कि ए वहां कैसे फैलती है. अब उनकी प्रतिक्रिया उस सबको देख के क्या थी? टू लुइस एंड मी दिस ओवरसीज एक्सपीरियंस वाज लाइक टर्निंग द क्लॉक बैक टू अर्ली टाइम्स एट होम. और जब देखा उन्होंने, तो उन्होंने ये देखा कि ये इसमें इनको जो इवॉल्व हो रहा था ए यूरोप में, तो उनको अमेरिका में जैसे ए इवॉल्व हुआ था, वो अतीत वो उनके सामने उनको नजर आ रहा था. डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ प्रोग्रेस, द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ दैट डे वर आइदर फ्लाइंग ब्लाइंड, वर होपफुली pioneering, or had reached the fearsome and sometimes quarrelsome state of adolescence. अलग अलग स्टेजेस में वहां पे एक एक प्रगति हो रही थी. और उससे उनको याद आया कि यूएस में भी ऐसे ही हुआ था. शुरुआती दिनों में वाद विवाद भी हुए थे, अलग अलग विचारधारा थी लोगों की, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, कन्फ्रंटेशन हुए थे, आमना सामना हुआ था, किसी बात से सहमत नहीं थे तो झगड़े भी हुए थे, और शुरू में ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा था. यही चीजें अमेरिका में भी हुई थी, और यही चीजें वो कह रहे यूरोप में भी हो रही थी. 15-20 साल पहले अमेरिका में जो हो रहा था, वो किसी यूरोपियन देश में आज हो रहा है. जो 10 साल पहले हुआ था, वो किसी देश में भी हो रहा है. जो 5 साल पहले हुआ था, वो किसी देश में भी हो रहा है. तो डिपेंडिंग ऑन द एडवांसमेंट ऑफ ए इन दोस कंट्रीज, हर एक में उनको अपना अतीत नजर आ रहा था कि यूएस में भी यही तो हुआ था शुरुआती दिनों में. तो ठीक है, सब कुछ ठीक राह पे चल रहा है. ये भी एक ग्रोइंग अप का प्रोसेस है. They were reenacting all of our A experiences 15, 10 and 5 years before. जैसे कि मैंने कहा, 15 साल, 10 साल और 5 साल पहले जो चल रहा था वहां, वो यहाँ चल रहा है. तो ठीक है, अमेरिका में स्थापित हो गई ना, यहाँ भी हो जाएगी. We returned home with the sure conviction that nothing could stop their progress. कुछ चीज कोई कुछ रोक नहीं सकती इनकी प्रगति को. इस आश्वासन के साथ बिल और लुइस वापस, that they could surmount all barriers of social, caste और language. कोई भी दीवार बीच में नहीं आ सकती, कोई भी सामाजिक, जाति विवाद या भाषा, कोई चीज बीच में नहीं आ सकती. In the 7 years since our 1950 visit, 1957 में लिख रहा है बिल डब्ल्यू, 7 साल के बाद 1950 के, the A achievement overseas has far exceeded our highest hopes. जो उम्मीद रखी थी विश्व में ए का प्रगति और प्रचार होगा, उससे कई ज्यादा हुआ है इन 7 सालों में. और इसके साथ हम समाप्त करते हैं उनके विश्व भ्रमण के जो तजुर्बे थे डब्ल्यू के, वो थे. और मेरे ख्याल से आई थिंक वी स्टॉप है मुकेश, यहाँ विराम देंगे, क्योंकि कल से वो कहानी जो बहुत भावुक कहानी है, इसके बारे में कल राजेश ही बात कर रहा था. राजेश को बहुत प्रिय है वो कहानी. आई थिंक विल स्टार्ट दैट स्टोरी टुमारो एंड ट्राई टू फिनिश इट विद इन टुमारोज मीटिंग इटसेल्फ. वो मेरे ख्याल से 2 पेज की कहानी है वो. तो कल हम वो पढ़ेंगे. आज यहीं वी स्टॉप ओवर हियर टुडे एंड share on A spreading throughout the world, particularly in Europe. So thank you everybody. Back to you, Mukesh.
थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच। बिना वीजा और पासपोर्ट के आपने भ्रमण कराया हमारे ऊपर सब जगह लेके। शुक्रिया। राजेश जी प्लीज आए आप और इसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल जी के अंदर देते जाए। धन्यवाद। जी। धन्यवाद। मेरा नाम ब्रजेश है, मैं शराबी हूँ। परमात्मा की कृपा आज नहीं पी है। थैंक यू मुकेश जी सर्विस के लिए, और बहुत बेहतर जी। धन्यवाद बहुत बहुत अतुल जी, और सुमेश जी सर्विस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बिना वीजा बिना पासपोर्ट लुइस और बिल के साथ घूम रहे हैं हम लोग। बीडब्ल्यू निकल पड़ा यार। और देखो, एक बार पीते हुए भी निकला था भाई साहब, पत्नी के साथ। और मतलब है ना, है अलग ही चीज। और अल्कोहलिक एनोनिमस को बनाने के लिए मैंने पहली बार जब ये किताब खोली थी, पहली मीटिंग में मैंने बोला था यार हम इतना बड़ा फंक्शन नहीं कर पाए कभी भी। कैसे कर पाएंगे भाई? ऐसी 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 एनर्जी और ऐसा जज्बा कहाँ से लाएंगे? ऐसा जज्बा कहाँ से लाएंगे? मतलब वो निकल पड़े भाई, और पहले ही स्वीडन में। और हर एक जगह का देख रहे हैं कि अलग अलग है। जैसे जैसे पढ़ रहे थे ना, हर एक जगह का अलग अलग है। और स्वीडन में देख रहे हैं कि वो भैया वो लड़ रहे हैं, आपस में बहस हो रही है गर्मा गर्म। और कि जी 12 कदम लागू करने हैं, या स्कॉट होम के स्टॉक होम क्या है नाम वो, 7 कदम लागू करने हैं। और स्टॉक होम के भी 7 कदम जो है वो लगभग मिलते जुलते कदम है। हालांकि वो इन्वायरमेंट के लिए बनाए थे उन्होंने। अवेयरनेस, सरेंडर, रेडीनेस, रिसीव, रिस्पेक्टिविटी, और एक्सेप्टेंस, पर्सपेक्टिव, और एक्शन। लास्ट उनका था एक्शन। तो इस प्रकार का वो जो हो जाता है ना कि यार हमारे पास तो पहले से इनसे बढ़िया प्रोग्राम है। भी ये 12 कदम लेकर आ गए, ये अमेरिकन यूएसए से बढ़िया है हमारे कदम। वो इस प्रकार की चीज चल रही है। और फिर थोड़ा और बड़े भाई, फिनलैंड। और ये सारी राजधानियां हैं। ये बेसिकली जैसे अतुल जी ने बोला ना, ये सारी सारी ये राजधानी है। ये वो भैया वहां के फाउंडर से मिले जाके, और फिर डेनमार्क पहुंच गए। और उसके जो नागरिक हैं, जैसे डेन्स बोलते हैं उनको। और फिर वो राजधान में, और रिंग आई, रिंग मतलब वो बड़ी रिंग में छोटी रिंग। बैंगल नहीं होते वो, जो एक खेल देखते हैं, वो बड़ा बैंगल में छोटी बैंगल, छोटी बैंगल, छोटी बैंगल। ऐसे फंस रहा है भाई साहब, ऐसे अल्कोहलिक एनोनिमस ना, रिंग आई रिंग चल रहा है यार, कमाल हो गया। और डेनमार्क में वो सच में वो एंटा बॉस और उसके बीच में बहस होगी कि भाई साहब दवाइयों से सही तरीके से छूटेगी भैया शराब, या फिर ये कि 12 कदम लागू करें। तो इस प्रकार से ये चल रहा है। और हैंक का देखो कितना बड़ा, मतलब उसका कोई ऐसा नहीं, वो तो सोशल वर्कर था, नॉन अल्कोहलिक था वो। हैंक का क्या मतलब है इस चीज में करने में? वो सोशल वर्कर ने भी बहुत बड़ा काम करा कि वो ट्रांसलेट करे हमारे 12 कदम। और ट्रांसलेट डच में करने के बाद भैया अल्कोहलिक एनोनिमस ला दिया उसने। और जैसे पूरे यूरोप में ना, जैसे वो शराबीपन के लिए कोई मतलब बंदा मिल गया हो कि जी ट्रांसलेट कर रहा, हमारे लिए काम कर रहा, और हमारे लिए अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रचार प्रसार कर रहा, बाकी चीजें कर रहा। और देखो कितनी प्यारी चीज बोली कि जो टफ केस थे ना वो भी, वो भी सोबर हो गए भाई। जो सख्त केस थे ना, वो भी सोबर हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, तो मतलब चल रही हैं। अब देखो किस तरीके से फिर फ्रांस पहुंच गए जी, पेरिस में। वहां अपना ही एक स्टिग्मा था लोगों का। और कि जी बाइन लिक्वर होती नहीं है। बाइन, जैसे अतुल जी ने अपनी बात करी, और ये मेरे हिसाब से तो मेरे मेरे को बियर का था, या फिर वो जो ताड़ी निकलती है, या दूसरी चीजें, मैं ऐसी चीजें ढूंढता था, कोई ऐसी चीज मिल जाए जो अल्कोहल हो ही नहीं। तो वहां पर एक नई नई चीज थी। तो इस प्रकार से, और वो लोग मतलब शर्माते, शर्मीले टाइप लोग थे, तो उस प्रकार से हिचकिचाते थे, मतलब शर्माते नहीं, हिचकिचाते थे इवन, कि यार ये जो है वो, ये यूएसए के 12 कदम क्या हम इस्तेमाल करें? अच्छा देखो, किताब और 12 कदम, एग्जैक्ट जो मैसेज है ना वो भाई साहब उसी चीज से चल रहा है। अब चाहे वो इंग्लैंड के दोनों शहरों की बात कर लें,
अब इंग्लैंड में देखो, इंग्लैंड में इसने कितनी बढ़िया चीज बोली है, लंदन और लिवरपूल दोनों बड़े शहर है इंग्लैंड के, संसद की तरह चल रहा है हमारी अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग, संसद की तरह, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मतलब वो पूरा एक अध्यक्ष बैठा हुआ है, कोई भी इधर उधर नहीं हो सकता, बाकी चीजें, तो उस प्रकार से अपने तरीके से करा लोगों ने। और सबसे बड़ी चीज मेरे को लगी, ये जो इन्होंने बात करी ना, ये इंग्लैंड के जो अधीनस्थ थे, जैसे आयरलैंड की, स्कॉटलैंड की बात करी, तो आयरलैंड में देखो क्या चीज थी कि दोनों शहर आपस में लड़ रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, दोनों शहर कभी भी सड़कों पे आ जाते हैं उनके नागरिक और आपस में पत्थरबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो भी दोनों शहरों के अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर बने, उनके बीच में प्रेम था, सौहार्द था, भाईचारा था। ये हम लोगों ने देखना है, ये वाला सेंटेंस, ये ऐसा क्या था भाई साहब, आपस में कभी भी गलियों में पत्थरबाजी लग पड़ती है उन्हें, जैसे रॉयट्स होते हैं या बाकी चीजें होते हैं, झगड़े दंगे फसाद, वो कभी भी हो जाते थे उनके। और भाई जब अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर वो बने, चाहे वो ये बेलफास्ट हो, चाहे वो डबलिन हो, तो दोनों ही शहरों के लोगों के बीच में जो जो अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर बने, ये देखो क्या क्या खूबी निकल कर आई यार। और फिर लास्ट में जो है वो स्कॉटलैंड भी अल्कोहलिक एनोनिमस के बीज जो है वो किस तरीके से अंकुरित हुए और किस तरीके से फैलने शुरू हुए। तो यार हर जगह पे अल्कोहलिक एनोनिमस देख लो। अब मेरे को जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ ना, तो चौथी ट्रेडिशन की वाइडनेस पता लगती है कि यार क्या ऑटोनॉमी क्यों दी होगी बिल ने, कैसे उसके माइंड में, जैसे मिडिल वेस्टर्न में एक मीटिंग में बैठे हुए बिल के माइंड में चौथी परंपरा इवॉल्व हुई थी माइंड में। पहले तो दुखी हुआ कि यार ये तो ये खराब कर दिया इन्होंने, ये तो बाइबल लग पड़े पढ़ने, ये तो धार्मिक बना दिया। लेकिन जैसे ट्रेन में आकर बैठे तो चौथी ट्रेडिशन एकदम इवॉल्व हुई, एटोनॉमी है यार, कस्टम के हिसाब से लोग अपना ग्रुप चलाए, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस की कोई सेकंड जो पार्ट है कि ए के ऊपर कोई उस प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब देख लो हम मीडिया में भी बात करते हैं ना कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे साउथ इंडिया के वो कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, जो भी शहर है, केरला हो, मतलब तरीके जो भी कस्टम के हिसाब से अल्कोहलिक एनोनिमस चलता है भाई साहब, उनके अपने कस्टम के हिसाब से, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं करते जो ट्रेडिशन को या स्टेप को या उस तरीके से वो करता है। इसलिए बीडब्ल्यू ने एक एक शहर कोड करके और वहां की व्यवस्था अलग है, वहां पर झगड़े लग गए, वहां पर बाकी चीजें लग गए, लेकिन लास्ट जो पैराग्राफ है ना कि भैया जो हम कर रहे थे ना यहाँ, कपड़े फट रहे थे यूएसए में भी, ऐसा नहीं है कि वो कपड़े नहीं फटे हैं शुरू में मीटिंगों में, खासकर स्टेप में जो चेंजेस लाया बिल डब्ल्यू, कहीं भी चेंज करने के मूड में नहीं था, एक वर्ड भी हिलाने के मूड में नहीं था। और 4-5 बार ये तो रुथ हाउ को बहुत बड़ा जाता है जो बिल को उसने समझा के, और बीच में जिम बी और फिट्स मायो और हैंक पी के बीच में पढ़कर, और एक मतलब उसको उनको मनाया कि गॉड हटा के जी हायर पावर का कंसेप्ट है, गॉड हैज बी अंडरस्टूड हिम, या ये 2-4-5 वर्ड जो हम लोग आज यूज करते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस में, तब तरीके से अल्कोहलिक एनोनिमस बनी भाई। तो ये पढ़ के तो जैसे जैसे पढ़ रहे थे तो वैसे वैसे, मतलब वो कई कई चीजों के, जब मैंने पहले ये किताब पढ़ी है तो कई चीजों के अर्थ भिन्न थे, लेकिन यार अब क्योंकि थोड़ा उतना वो नहीं था, और काफी साल पहले एक बार वो टेम्परेरी वे में, जैसे नोबल सिस्टम में, अच्छा बीच बीच में तो मैंने कहानियां उठा लेता था, कभी भी जरूरत पड़ती है, जैसे कोड मिलता है ट्रेडिशन में कोड मिल जाता है कोई, या फिर मान लो कोई कंसेप्ट का कोड मिल गया, या फिर कोई स्टेप का कोड मिल गया है, कोई स्टोरी मिल गई, तो बीच बीच में से तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इतनी गहराई से सेंटेंस टू सेंटेंस, तो यार इस ग्रुप का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को इस तरीके से इस किताब को करवाने के लिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। और जैसे अभी अतुल जी ने भी एक लाइन बोली थी और राजेश जी ने भी बोली थी बियर के बारे में, उन्होंने वाइन के बारे में, तो मुझे डीडीएल जे का वो डायलॉग याद आ गया कि कोनियक शराब नहीं होती। कि वाइन शराब नहीं होती। तो धन्यवाद आप दोनों भाइयों का डिटेल में बताने के लिए। अब मंच खुला है, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास भी अगर कोई ऐड ऑन करना चाहते हैं तो ऐड ऑन कर सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, इंडिया की प्रोग्रेस कैसे हुई वो बता सकते हैं।